Good morning, students. Today we are going to start discussing technique of scientific management given by Frederick Winslow Taylor. You know, Frederick Winslow Taylor is the father of scientific management, and he suggested how we can increase the efficiency of workers at the shop floor level. तो प्रिंसिपल हम डिस्कस कर चुके हैं बेटे. फोर प्रिंसिपल: साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, development of each and every person to his and her greatest efficiency and prosperity. After this, you may be asked to write any step of the technique of scientific management. It include 9 steps. टेक्निक में हम 9 स्टेप को डिस्कस करेंगे बेटे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शनल फॉर्मेनशिप. तो ये जो आपका फंक्शनल फॉर्मेनशिप है, under this we will discuss. First of all, functional foremanship is applied at the factory level, where we want to increase the efficiency of workers, and Taylor identified that a lot of qualities should be there in a foreman, and all these qualities cannot be found in a single person. टेलर ये बात कहता है कि फोरमैन जो आपका जो हमारा लोअर लेवल मैनेजर है, उसमें बहुत सारे गुण होने चाहिए और वो एक व्यक्ति में नहीं हो सकते. तो दैट इज़ वाई फंक्शनल फोरमैनशिप में वर्कर से काम कराने के लिए फ्यूल सजेस्टेड 8 फोरमैन. तो सी द डायग्राम ऑन द नेक्स्ट पेज. दिस इज़ द डायग्राम. इस डायग्राम में देखो बेटे, इसमें फैक्ट्री मैनेजर है और फैक्ट्री मैनेजर में 2 इंचार्ज अपॉइंट किए जाएंगे. प्लानिंग इंचार्ज विल डू द थिंकिंग फंक्शन, ये सोचने का काम करेंगे, दिमाग का काम करेंगे. और प्रोडक्शन इंचार्ज विल इम्प्लीमेंट द प्लान, जो थिंकिंग फंक्शन करने के बाद इंस्ट्रक्शन बनेंगी उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे आपके प्रोडक्शन इंचार्जेस. तो प्लानिंग इंचार्ज में देयर विल बी 4 फोरमैन, यहाँ पे 4 फोरमैन होंगे, और प्लानिंग प्रोडक्शन इंचार्ज में भी आपके 4 फोरमैन होंगे. तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपकी अबाउट फंक्शनल फोरमैनशिप है, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ फ्यूल. तो जैसे कि फ्यूल ने सजेस्ट किया था कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, उसी तरह टेलर थ्योरी में फंक्शनल फोरमैनशिप के अंडर भी टेलर सजेस्टेड दैट देयर शुड बी प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क. तो हर काम के लिए हमने एक स्पेशल फोरमैन को अपॉइंट किया है और वो एक सिंपल टास्क को परफॉर्म करते हैं. तो दैट इज़ वाई देयर इज़ ए डिवीजन ऑफ वर्क. एंड दूसरी बात, हेयर जो आपके 4 फोरमैन हैं, 4 आपके प्रोडक्शन इंचार्ज के, 4 आपके प्लानिंग इंचार्ज, और ये टोटल मिला के 8 फोरमैन हैं जो कि वर्कर्स को ऑर्डर देते हैं. हेयर सिंपल वर्कर्स आर गेटिंग द ऑर्डर फ्रॉम 8 फोरमैन. तो दैट इज़ वाई यूनिटी ऑफ कमांड इज़ कम्प्लीटली वायलेटेड इन द फंक्शनल फोरमैनशिप. ठीक है बेटे. तो आपने ये चारों जो आपके फोरमैन हैं इनके नाम याद करने हैं. प्लानिंग इंचार्जेस में आपके रहेंगे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जिसका काम वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शन तैयार करना है कि कौन सा वर्कर किस मशीन पे काम करेगा. रूट क्लर्क विल स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स कि माल रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए किस किस के बाद किस किस वर्कर के पास पहुंचेगा. एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट, कि हर प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना समय और कितनी लागत आ रही है. एंड डिसिप्लिनेरियन हेल्प इन फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इंश्योरिंग डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री. तो ये 4 तो आपके प्लानिंग इंचार्जेस हैं जो थिंकिंग फंक्शन करेंगे, जो कि आगे ये चारों प्लानिंग इंचार्जेस हैं, ये आगे प्रोडक्शन इंचार्जेस को इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करवाएंगे. तो इसमें स्पीड बॉस है, ये आउटपुट की स्पीड को चेक करेगा कि माल सही गति से बन रहा है या नहीं बन रहा है. एंड गैंग बॉस विल हेल्प इन प्रिपेयर द tools and machine ready for the work in the every morning.
हर सुबह जब वर्कर्स फैक्ट्री में आएंगे तो उनके लिए टूल्स और रॉ मटेरियल को तैयार करने की जिम्मेदारी गैंग बॉस की रहेगी। एंड आफ्टर दैट जो आपके रिपेयर बॉस है, ही मेंटेन ओवरहाउलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन एंड टूल्स टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स। कि मशीन पे कोई खराबी आ गई तो उसको ठीक करवाने का काम रिपेयर बॉस का होगा। और नोटेड डाउन, इंस्पेक्टर का काम जो होता है, मेन जो फंक्शन इंस्पेक्टर का है वो ये देखो बेटे, इंस्पेक्टर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो आपका इंस्पेक्टर है, ये जो हमारा आउटपुट तैयार हो रहा है वो सही क्वालिटी का बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये काम चेक करने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर की होगी। तो पेपर में बेटे किसी भी 8 फोरमैन, ये जितने भी 8 फोरमैन हैं आपके, इनके फंक्शन आपके पास किसी भी फोरमैन के आ सकते हैं, तो आपको ये लर्न करने हैं। और दूसरा, आपने ये डायग्राम याद करना है बेटे, ये जो डायग्राम है इसको आपको लर्न करना होगा, ये आपको पेपर में ड्रॉ करना है। ठीक है बेटे, दिस इज फंक्शनल फॉर्मेशिप, एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, एंड देर इज ए वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। वाई देर इज ए यूनिटी ऑफ कमांड वायलेटेड? बिकॉज वर्कर्स आर गेटिंग द ऑर्डर फ्रॉम 8 फोरमैन। हर वर्कर जो है 8 फोरमैन से ऑर्डर रिसीव करता है, तो दैट इज़ वाई यूनिटी ऑफ कमांड इज़ वायलेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप एक बार याद रखना। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, तो किसी बुक में बेटे स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन अलग अलग स्टेप ऑफ टेक्निक दिया हुआ है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग ही होंगे। तो जो आपकी स्टैंडर्डाइजेशन है, इट मीन्स इस टेक्निक में वी विल डिवाइज न्यू स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्शन प्रोसेस। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये लाइन आपको याद करनी है। तो इसमें हम इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट, मशीन, मेथड और वर्किंग कंडीशंस। और these standards are the benchmark which must be adhered to during the production। यानी कि ये कैसे स्टैंडर्ड होते हैं जिसको हमें पूरी और प्रोडक्शन प्रोसेस के ड्यूरिंग फॉलो करना है। एंड मेन ऑब्जेक्टिव जो स्टैंडर्डाइजेशन का रहता है, टू रिड्यूस द गिवन लाइन प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज और करेक्टरिस्टिक्स। कि इधर उधर हमारी जो मशीनें हैं, मटेरियल है, उनका मिसयूज़ ना हो के हम पर्टिकुलर एक ही साइज़ के, एक ही टाइप के और सेम फीचर वाले प्रोडक्ट को तैयार करें। और साथ ही इसमें जो इंटरचेंज एबिलिटी को प्रोडक्शन में लेके आते हैं। इंटरचेंज एबिलिटी का मतलब है कि एक पार्ट अगर ख़राब जो हो जाए तो उसकी जगह हम दूसरा फिक्स कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज दे आर ऑफ फिक्स साइज, कलर एंड डिज़ाइन। ठीक है बेटे। एंड टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर एक्सीलेंस क्वालिटी। तो अगर हम स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे मेन मटेरियल, मशीन का, टूल्स का, तो उसमें हमारी क्वालिटी ऑफ आउटपुट इधर उधर नहीं होगा, गुड क्वालिटी का बनेगा और परफॉर्मेंस मशीन और मटेरियल दोनों की बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है बेटे। नाउ सी द सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में हम सरलीकरण बोलते हैं, और सरलीकरण का मतलब यहाँ पे है कि हमें फिक्स साइज, कलर, डिज़ाइन को तो बनाना है और अननेसेसरी वैरायटीज़ को, साइजेस को अवॉइड करना है। तो ऐसा करके हम जो इन्वेंटरीज को रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और टर्नओवर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब जैसे कि हम 4 नंबर के बाद 5 मार्क नंबर का जूता बना रहे हैं, 5 के बाद 6 नंबर का जूता बना रहे हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के भी नंबर के शूज़ होते हैं। तो ये तो नेसेसरी वैरायटी है, न साइज़ है, ये तो हमें करने पड़ेंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि 4.1 का भी शूज़ बना लें, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, इसी तरह 5.1, 5.2, 5.3। ये अननेसेसरी डाइवर्सिटी है। तो नेसेसरी डाइवर्सिटी को करना है और अननेसेसरी डाइवर्सिटी को अवॉइड करना है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है बेटे, एनसीईआरटी से इसको तैयार कर लेना बेटे। तो आप इसको देखना, दोनों आज 3 स्टेप हमने किए हैं अंडर द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। फर्स्ट फंक्शनल फॉर्मेशिप,
सेकंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड थर्ड इज सिंप्लीफिकेशन। ठीक है बेटे, टुडे येस्टरडे वी विल डिस्कस अबाउट द वर्क स्टडीज़, और वर्क स्टडी में हम 4 स्टडी के बारे में बात करेंगे बेटे, मेथड, मोशन, फटीक और टाइम स्टडी। ये 4 स्टडी भी आपकी टेक्निक का ही पार्ट है। ठीक है बेटे, तो 3 हमारे डिस्कस हो गए हैं और 6 पॉइंट रहते हैं इसमें, अभी वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे।